कहानी तुमसे मिलकर। ग्वालियर जंक्शन। बड़े बड़े अक्षरों में एक पीले बोर्ड पर काले रंग से लिखे इन शब्दों को शायद मैंने पिछले 20 सालों में देखा तक नहीं था। हाँ, जब 4 साल की थी और पहली बार पापा के साथ इस बोर्ड को पढ़ना सीखा था, तब पहली बार और आज दूसरी बार इतने दिल से इसे पढ़ा। ग्वालियर जंक्शन। ये स्टेशन भी कितनी कमाल की जगह होते हैं ना। कुछ कहानियां यहाँ से शुरू होती हैं और कुछ हमेशा हमेशा के लिए यहीं खत्म भी हो जाती हैं। शाम के 6:30 बजे मैं स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली ट्रेन के आने से ठीक 30 मिनट पहले पहुंची थी। मौसम बरसात का था तो हाथ में छाता लिए अपने खुले गीले बालों को झटकते, नीली जीन्स पर पीला लखनवी कुर्ता और कानों में झुमकी, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार मिली थी मैं कार्तिक से। लोगों की भीड़, जिनमें से कोई किसी को छोड़ने आया था तो कोई मेरी तरह अपनी खुशी को लेने। मेरी और कार्तिक की कहानी भी ऐसे ही किसी स्टेशन से शिरडी जाने वाली एक ट्रेन से शुरू हुई। आज से 2 साल पहले मैं, पापा और माँ हम ग्वालियर से शिरडी जाने वाली ट्रेन में बैठे। दोपहर के 12:48 हो रहे थे। ये सितंबर का महीना था तो गर्मियां अभी भी हल्की हल्की थी मौसम में। क्योंकि मेरा शिरडी जाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैं पापा से नाराज थी और उस वक्त वो जो बात कहते मैं बिल्कुल उसके उल्टे ही काम करती। जैसे वो कहते बेटा संभल कर आगे बढ़ो, तो मैं गुस्से में अपना बैग पटक कर आगे बढ़ गई। और जब उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वैसे भी ये बैग इतना भारी है, तुम ये हल्का वाला ले लो, मैं और भी गुस्सा होकर सबसे भारी वाला बैग लेकर उसे पूरी जान लगाकर खिसकाने लगी। मेरी ये हरकतें देखकर माँ ने मुझे गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, काओ खुशी बिटिया, का हमर तुम्हारे पापा कुछ ना है तुम्हारे लाने, तुमका तो बस जाने दो तुम्हारी सहेलियों के साथ तो तुम खुश हो जाओ। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, देंगे कान के नीचे अगर अपने पापा के लाने और बदतमीजी की तुम। मैं माँ की इतनी सी बात सुनकर बैग वहीं पटक कर अपनी सीट पर मुंह फुलाकर बैठ गई और देखती रही माँ पापा को बैग को ठीक से सीट के नीचे जमाते हुए। मेरा मूड पहले ही बहुत खराब था, ऊपर से ट्रेन में लोगों का शोर, पानी और नाश्ते के लिए आवाजें लगाते हुए लोग, कहीं किसी की जोर जोर से मोबाइल पर बात करने की आवाजें, कहीं किसी बच्चे के रोने का शोर। मैं खींच रही थी और कोस रही थी अपने मम्मी पापा को कि कैसे हैं ये दोनों, जो मेरी खुशी के लिए मुझे मनाली नहीं जाने दिया। मेरा 22वां जन्मदिन है, लेकिन नहीं, ये दोनों जबरदस्ती यहाँ लेकर आए मुझे। क्या इज्जत रह गई मेरे दोस्तों के बीच? कौन करता है आज के जमाने में अपने बच्चों के साथ ऐसा? ट्रेन को चले लगभग आधा घंटा बीत चुका था। हम तीनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। माँ मुझे घूर रही थी और पापा शांत बैठे थे। पापा शायद मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैं अपने हेडफोन्स पहनकर वहां से उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास गई। मैंने हेडफोन पर एक सैड सॉन्ग चलाया और रोने लगी। तेज हवा में मेरे आंसू मेरे गालों से टपकने लगे। मैं महसूस कर रही थी कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूं और रोकर अपना मन हल्का करना चाहती थी और कर लेना चाहती थी समझौता अपने हालातों से। मुझे अपने कानों में म्यूजिक के साथ किसी के हंसने की आवाजें साफ मगर धीमी आ रही थी। आवाज लगातार आ रही थी, इसीलिए मेरे सैड सॉन्ग की फीलिंग्स खराब हो रही थी। तो मैंने हेडफोन्स हटाकर पीछे देखा। ये क्या, एक लड़का नीली जीन्स सफेद शर्ट पहने मुझे ही देख रहा था। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये कोई पागल तो नहीं है क्या, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये तो मेरी ही सीट के ऊपर वाली बर्थ पर था। हाँ, ये वही तो है। ये पागल तो नहीं लगता, फिर मुझ पर हंस क्यों रहा है? मैंने गुस्से में उसे देखा और कहा, एक्सक्यूज मी। उसने हंसते हुए अपना नाम बताते हुए कहा, हाय मैं कार्तिक। मैंने उसे और भी गुस्से में देखा और बोली, ओह वाओ, व्हाट अ लवली नेम। यू नो व्हाट मिस्टर कार्तिक, शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बहुत बदतमीज हैं, आप बहुत इरिटेटिंग हैं और आपका सबसे बड़ा टैलेंट है कि आप दूसरों को डिस्टर्ब बहुत अच्छा करते हैं। ये सुनकर कार्तिक ने एक सेकंड के लिए हंसना बंद करके फिर से हंसना शुरू कर दिया। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मनाली जाना था और तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ ले आए। सो सैड।
एक पल के लिए मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि इसे सच में, क्या सच में माँ पापा ने इसे ये बताया है? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे इतना मजा क्यों आ रहा है। मैं तो इसे जानती तक नहीं और मैं तो इसे जानती तक नहीं, और कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है कि बिना किसी की प्राइवेसी का ख्याल किए बस अपने मजाक के लिए किसी की भी भावनाओं के साथ खेल जाओ। मुझे वो लड़का कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं आया, और रही बात माँ पापा की, तो उनसे तो मैं वैसे भी बात नहीं कर रही थी। फिर क्या फर्क पड़ता है कि किसी अनजान से वो कुछ भी बताएं। मैं कार्तिक को गुस्से से देखते हुए अपनी सीट पर जाकर सो गई। आंख लगी ही थी कि तेजी से आती ट्रेन की आवाज से मेरी नींद खुल गई। तो मैंने एहसास किया कि मैं ग्वालियर जंक्शन पर जिस ट्रेन का इंतजार कर रही थी वो आ रही है। पता ही नहीं चला कब कार्तिक से हुई पहली मुलाकात के खुद से किए जिक्र में ये इंतजार का वक्त बीत भी गया। ट्रेन से उतरते हुए पैसेंजर्स को देखते हुए मैं कार्तिक से मिलने में थोड़ी हिचक महसूस कर रही थी। हालांकि हम दोनों को रिलेशनशिप में आए पूरा 1 साल होने को आया था, लेकिन कार्तिक ने जिस तरह से ट्रेन से उतरते ही मुझे गले से लगाया, मैं भूल ही गई थी कि मैं कहाँ हूँ और लोग क्या कहेंगे। बस मुझे कुछ महसूस हो रहा था तो वो एक शख्स जो इस पल और आने वाले हर पल में मेरे लिए सबसे खास था। कार्तिक से हुई पहली मुलाकात में मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये लड़का कभी मेरे दिल पर राज भी कर सकता है, लेकिन उसने तो वो किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं माँ पापा से बहुत नाराज थी कि यहाँ तक आने की बात तो ठीक है, लेकिन किसी अनजान को हमारी बातें बताना, उफ, हद है इन दोनों से भी। शिरडी जाने वाले रास्ते में कितने ही स्टेशन आ चुके थे। अब तक कार्तिक, उसके मम्मी पापा और मेरे माँ पापा काफी घुल मिल चुके थे। वो खाना भी साथ ही शेयर कर रहे थे, क्योंकि कार्तिक भी अपनी फैमिली के साथ शिरडी ही जा रहा था। तो मेरे माँ पापा इस बात से काफी खुश थे कि चलो अब साथ में ही दर्शन करेंगे। मैं अब भी चाहकर भी अपनी नाराजगी कम नहीं कर पा रही थी। तो अपनी बर्थ से उतरकर ट्रेन के गेट पर जा पहुंची, जहां हवा अब ठंडी महसूस हो रही थी। मैं अपनी गहरी सोच में थी कि तभी मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने एक कदम पलटकर देखा तो कार्तिक डर गया। हाँ, वही था मेरे पीछे। उसे इस तरह से डरता देख मेरी हंसी छूट गई। ओह सॉरी। लेकिन मैं वापस नाराज भी हो गई। कार्तिक ने मेरे नजदीक आते हुए कहा, खुशी, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम क्या है? फिर मैंने रुकते हुए कहा, ओह अच्छा, अब ये भी बता दिया उन्होंने तुम्हें? वाह, क्या उम्मीद करूं मैं अपने माँ पापा से वैसे भी। बाय द वे, तुम कौन हो? कोई हीरो, कोई मसीहा, या कोई सुपर पावर्स है तुम्हारे पास कि तुम्हें हर किसी की जिंदगी में झांकने का हक है और तुम कुछ भी कर सकते हो? कार्तिक ने अचानक से अपनी उंगली मेरे मुंह पर रख दी और मेरे पास आते हुए कहा, और तुम कौन हो खुशी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज? मैंने ये बात सुनते ही कार्तिक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बरस पड़ी उस पर, जैसे कोई बादल फट जाता है। मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा, मेरी आवाज गुस्से में कांप रही थी, तुम समझते क्या हो खुद को? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में ये बकवास करने की? कार्तिक ने मेरे हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरा कोई हक नहीं बनता खुशी कि मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाऊं, लेकिन अगर किसी माँ को पूरे परिवार से छिपकर इतनी रात को मैं किसी डॉक्टर से अपने पति की खत्म होती जिंदगी के बारे में बात करते सुनूंगा तो जरूर मेरा मन रोएगा और कोसेगा तुम जैसे बच्चे को, जो अपनी जिंदगी में इतना मशरूफ है कि उसे पता तक नहीं कि उसके माँ पापा उसे शिरडी सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि तुम्हारा उनकी जिंदगी में होने का शुक्रिया अदा कर सके और अपनी आखिरी इच्छा को पूरी कर सके। मेरा सर चकराने लग रहा था ये लड़का कोई बुरा सपना है जो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर मुझे देने आया है। मैं बेसुध सी होकर दौड़ पड़ी। मैं दौड़कर अपनी माँ, अपने पापा के पास पहुंची तो देखा कि माँ पापा को कोई दवाई खिला रही थी। तब मुझे याद आया कि हाँ, पापा पिछले कुछ महीनों से ये दवाइयाँ खा रहे हैं,
लेकिन मुझे शर्म आ रही थी खुद पर कि मैंने कभी उनके पास बैठकर पूछा क्यों नहीं कि पापा आप क्यों खाते हैं ये दवाएं, आप क्यों मेरी और माँ की तरह खाना नहीं खाते, क्यों आपका खाना अलग बनता है, क्यों आपने अपने सारे बाल उतरवा दिए, आपकी दिन दिन गिरती सेहत की वजह क्या वजह है पापा जो अब आपको मेरी शादी की फिक्र ज्यादा हो चली है, और क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच। मैं जाकर पापा के गले लग गई और फूट पड़ी किसी छोटे बच्चे की तरह, लेकिन कुछ कहने से पहले कार्तिक के वो शब्द याद आ गए। वो नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ पता चले, बस तुम्हारे साथ एक बार साईं दर्शन के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे माँ पापा को तुम्हारी बेपरवाह हंसी से हिम्मत मिलती है खुशी। तुम खुश रहती हो तो उन्हें जीने की वजह मिलती है, और दुनिया के कौन से माँ बाप अपने बच्चे को अपनी वजह से दुखी देखना चाहते हैं। बस यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया खुशी। इस बात के बाद मैं माँ पापा के नज़दीक आ गई। हम खुशी खुशी शिरडी गए। वापस ग्वालियर आकर मैंने पापा का और भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। इस सफ़र ने सब बदल कर रख दिया। हाँ, सब। इस सब में एक बदलाव कार्तिक भी था, जो अब मेरी जिंदगी और मेरे परिवार का हिस्सा बनने वाला था। फोन पर बढ़ती बातें कब दोस्ती और कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने पापा को कार्तिक के बारे में सब बताया और पापा ने कहा, अगर कोई मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल मुझसे भी ज्यादा रख सकता है ना, तो वो कार्तिक है बेटा। मुझे कार्तिक बहुत पसंद है। कार्तिक और उसके माँ पापा के कहने पर मेरी और कार्तिक की सगाई कर दी गई। आज कार्तिक हमारी सगाई के बाद मुझसे नहीं, पापा से मिलने आया है। हाँ, पापा हमारे साथ ही हैं। कहते हैं कि कैंसर इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन असली कैंसर तो रिश्तों में लगी दीमक है, जिसे कार्तिक ने आते ही साफ कर दिया। हालांकि डॉक्टर ने ये कभी नहीं कहा कि पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी जीने की इच्छा उन्हें इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत जरूर दे रही है। ये हिम्मत सिर्फ कार्तिक की वजह से आई है।